हेलो बच्चों, क्या हालचाल आप सभी लोगों का। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से कक्षा 11 की तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल आपको भटकना नहीं है, दिन रात एक करके मेहनत के साथ में तैयारी करना है। तो बच्चे, आज हम लोग कक्षा 11 का जो अध्याय नंबर 1 है उसका लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम। अच्छा जी सर, ये रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है, अच्छे से पढ़ेंगे आज हम लोग, एकदम फील करेंगे, जिंदगी के साथ जोड़ कर देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, हम हर बार लेट आते हैं नहीं, आपकी 8:30 बजे क्लास बंद होती है, तो 5 मिनट तो आपको कम से कम ब्रेक देना चाहिए ना मुझे। 5 मिनट ब्रेक नहीं देंगे तो कैसे आप लोग पढ़ पाओगे ना, मैथ वाले बच्चों की। ठीक है, तो भैया आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक संयोग के नियम, ये पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आप सभी लोगों से प्रश्न है मेरा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट, जरा कमेंट करो। हम H2SO4 H2SO4 का अणुभार कितना होगा, है ना। C2H5OH जो दारू होता है, ये दारू होता है ना, दारू जो होता है ये C2H5OH होता है, इसका अणुभार कितना होगा, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। कल के लिए तो मैंने क्वेश्चन दिया था बहुत सारा, लेकिन 2 ही क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं। देखूं भाई कुछ पढ़ लिख कर आए हो, कुछ याद करके आए हो तत्वों का अणुभार। आशीष सर पानी दे देना भाई। ये देखना पड़ेगा मेरे भाई कि कौन कौन याद करके आया। अच्छा, विश्वा बता रहे हैं 98। एक बार विश्वा के लिए सभी लोग थम्स अप करेंगे, विश्वा के लिए एक बार लाइक भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बताया 98। इसका कैसे, चलो निकालते हैं। देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुणे 2 हो जाएगा। सल्फर का 32 होता है, प्लस 32 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 16 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 2 + 32 प्लस 16 चौको 64 जोड़ेंगे तो 32 2 34, है ना, और 36 9, तो 98 आपका आंसर आएगा। जोड़ कर देख लेना, 98 आएगा। अच्छा जी भैया, इसका निकाल के दिखाऊं अणुभार, लो जी इसका भी निकालते हैं। क्या होता है कार्बन का, कार्बन का कितना होता है अणुभार बता, 12 होता है। 2 कार्बन है, 2 गुणे 2 से करोगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। 5 हाइड्रोजन है, गुणे 5 करोगे। ऑक्सीजन कितना होता है बताओ, 16 होता है। और हाइड्रोजन का कितना है, होता है 1 होता है। इस तरीके से जोड़ो तो 12 दूनी 24, है ना। 24 + 5 + 16 + 1 जोड़ो, 24 5 1 36, 24 + 5 1 6 30 हो जाएगा, प्लस 16। ठीक है, 24 6 30, 30 + 16 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 46 हो जाएगा। तो निकाल लोगे। देखो, गॉड फादर 56 बता रहे हैं, गलत है भैया, गलत है। गॉड फादर आपका गलत है, 56 नहीं होगा, 46 होगा। फिर से जोड़ के देख लो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि गॉड फादर पढ़ाई करके नहीं आए हैं। तो सही से बताओ, गॉड फादर पढ़ाई करके नहीं आए हो ना बाबू, है ही ना। एक बार सभी लोग, जितने लोग भी आए हैं, कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखेंगे और साथ में जय मां सरस्वती। फिर उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखें, साथ साथ में जय मां सरस्वती भी लिखें। फिर आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कृष्णा कुमार, है ना। गॉड फादर, गॉड फादर अपना नाम बता दो मेरे भाई। रोहित, मोहम्मद सैफ और अमृता, अमृता रावत, अमन गौतम,
राजकुमार साव, सभी मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? विक्की, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? रासायनिक संयोग के नियम, यानी रासायनिक संयोग को हम लोग संयोजन भी कहते हैं, उसके नियम पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है बताओ? देखो भाई, कोई भी चीज अगर अपने जिंदगी के साथ जोड़कर आप अगर सीखने की कोशिश करोगे तो चीजें आसान हो जाती है। भैया संयोग को क्या कहा जाता है? चलो बताओ भैया कि संयोग को क्या कहा जाता है? बोलो, बताओ मैं क्या कहा जाता है? जिंदगी में हमारी तो शादी नहीं हुई अभी, आपकी भी तो नहीं हुई होगी, मुझे पूरा उम्मीद है, लेकिन हाँ इतना तो मुझे पूरा विश्वास है आप किसी के शादी में तो जरूर गए होंगे। बोलो जी भाई, गए हो ना शादी में? किसी के शादी में गए हो कि नहीं गए हो? किसके शादी में गए हो भाई? कितना कितना बारात आप लोगों ने किया है, जरा बताना। उसी बारात से हम पूरा नियम आपको सिखा देने वाले हैं, समझा देने वाले हैं, पूरे यूट्यूब पर, पूरे ऑनलाइन, कहीं आपको नहीं मिलने वाला इस तरीके से। बताओ कौन कौन बारात गया है? देखो शादी कैसे होती है, देखो भैया हम एक लड़की बनाते हैं, पहले लड़की बनाना जरूरी है क्योंकि शादी बिना लड़की की हो नहीं सकती, हालांकि बिना लड़के के भी शादी नहीं हो सकती। ये भैया लड़की है ना? सर 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 ये गलत बात, व्हाइट लड़की नहीं हो सकती, ये व्हाइट लड़की नहीं हो सकती। लड़की को हम थोड़ा सांवला करेंगे और ये इस कलर में लड़की को करेंगे, ये लड़की हो गई है ना। ये इसकी बाली लटका हुआ है, ये छोटा छोटा लटका हुआ है इसकी, है ना, ये लड़की होगी। इसकी शादी एक लड़के के साथ हो रही है। लड़का ये है भैया, हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, है ना, ये लड़का है, ये लड़का है, इसके साथ इसकी शादी हो रही है ना, शादी हो रही है भाई, दोनों की शादी हो रही है। पहले दोनों अलग अलग थे, दूर दूर थे, है ना। अब इसकी शादी हो जाती है ना, ठीक है, इसकी शादी हो जाती है। तो भैया ये बताओ, आप लोग कभी किसी के शादी में गए हो ना शादी में, है ना। जब शादी से पहले लड़की कैसी होती है, लड़का कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, इसके बारे में तो देखे ही होंगे आप सभी लोग, है ना, कि भाई शादी से पहले यह लड़का, अच्छा नाम रख दें इसका नाम सालू रखते हैं, सालू। लो जी, सालू मैं क्यों रख रहा हूं? क्योंकि इसका नाम लालू है, इसका नाम लालू है, लालू की शादी किससे हो रही है? सालू से हो रही है, लालू की शादी सालू से हो रही है। अच्छा भैया, लालू से आप पहले कभी मिले होंगे शादी से पहले? सालू से भी हो सकता है मिले ही होंगे शादी से पहले, है ना। तो शादी से पहले इन सभी का व्यवहार देख लो भैया, शादी से पहले व्यवहार अच्छा होता है, कैसा भी होता है। शादी हो जाती है, लो जी शादी हो गई, है ना, यहाँ पे शादी हो गई, हवन कुंड वगैरह बना दें, लो जी हवन कुंड बनाते हैं, केमिस्ट्री वाला हवन कुंड, और चीजों को समझते हुए देखते हैं। केमिस्ट्री वाला हवन कुंड कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? समझना एकदम अच्छे से, ये केमिस्ट्री वाला हवन कुंड है। हवन कुंड के बिना शादी तो होती नहीं है, ये आग है, शादी हो रही है भैया। चलो जी, शादी होने के बाद भाई पहले तो दोनों अलग अलग थे, शादी हो गई, दोनों एक हो गए शादी होने के बाद, है ना भाई। पहले दोनों अलग अलग कलर में थे, लेकिन शादी होने के बाद दोनों एक कलर में हो गए, एक घर में हो गए, यहाँ पे, है ना। और ये शादी में ही लड़की सब बाली साली पहने होते हैं, शादी के बाद थोड़ी ना पहनी होती है, बाली साली निकाल देती है ना। और ये एक कमरे में आ गए भाई, चलो जी शादी हो गई इन लोगों का क्या हो गया? शादी को हिंदी भाषा में कहें तो संयोग हो गया, जुड़ाव हो गया दोनों का। तो भैया इसी तरीके से जैसे सालू की शादी लालू के साथ हुआ, तो सालू लालू एक कमरे में आ गए और इन दोनों का जुड़ाव हो गया। अगर सही तरीके से देखा जाए तो शादी से पहले सालू से बात अगर आप कर रहे होंगे, या शादी से पहले लालू से बात कर रहे होंगे, तो उनका व्यवहार, शादी के बाद सालू लालू का व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया होता है कि नहीं आया होता है, यह आप बताओ मुझे। मान लो आपका कोई भाई है, कोई दोस्त है, कोई छोटा भाई, कोई बड़ा भाई है, उसकी शादी पहले हुई थी,
शादी से पहले आपका दोस्त था या शादी से पहले बड़ा भाई थे वो, शादी होने के बाद उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन होता है, नहीं होता है? जरा बताओ मुझे, व्यवहार में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? क्या व्यवहार में परिवर्तन होता है? बताओ, क्या व्यवहार में परिवर्तन होता है? क्या व्यवहार में परिवर्तन होता है? बोलो। शादी से पहले सालू या लालू के व्यवहार, शादी के बाद शादी और लालू का व्यवहार में कुछ परिवर्तन होता है? हाँ 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 हाँ। अरे क्या होता है बताओगे लड्डू कुमार? नहीं होता है व्यवहार में परिवर्तन। अरे बोलो, हंसोगे भी कि बोलोगे भी? सालू लालू की शादी करवा दिए, कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। शादी के बाद व्यवहार में कुछ परिवर्तन होता है? बिल्कुल, चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं। अच्छा, हंसते हैं, क्या होता है बताओ? बहुत होता है। अरे बहुत क्या होता है बताओगे? बहुत सारा परिवर्तन होता है। पता है क्या? अच्छा जी, बिल्कुल होता है ना। उसी तरीके से इस रासायनिक संयोग में अब क्या क्या होता है आप लोगों से ज्यादा हम नहीं जानते, क्योंकि मेरी भी शादी नहीं हुई है और आप लोगों की भी नहीं हुई है। आप लोग तो बार बार अड़ोसी पड़ोसी के शादी ब्याह में आप बाराती चले जाते हो, हम तो जा भी नहीं पाते हैं। दोस्त की भी शादी होगी, नहीं जा पाएंगे, है ना? क्योंकि भैया हमको पढ़ाना होता है, अगर चला गया तो मैं उस दिन आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो मैं कैसे पता, है ना? इसलिए मुझे तो उतना आइडिया नहीं है शादी के बाद क्या परिवर्तन होता है, लेकिन हाँ, केमिस्ट्री में जो परिवर्तन होता है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो भैया, उसी तरीके से मान लो आपका हाइड्रोजन H2, H2 है ना, 2H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों की शादी करा दिया जाए तो 2H2O बनाएगा, जल बनाएगा। यानी ये शादी से पहले, संयोग से पहले और संयोग के बाद इन दोनों में क्या परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हम लोग रासायनिक संयोग के नियम में पढ़ेंगे। क्या क्या परिवर्तन होता है और क्या क्या परिवर्तन नहीं होता है, इन सभी चीजों के बारे में इस रासायनिक संयोग के नियम में पढ़ेंगे। अच्छा, रवीश कुमार यादव, हम इस बार अभी टेस्ट नहीं ले पाए हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके त्योहार चल रहे हैं, है ना, फेस्टिवल्स चल रहे हैं, तो उनका रिक्वेस्ट था, इसलिए आज स्कॉलरशिप टेस्ट मैंने नहीं लिया है। स्कॉलरशिप टेस्ट जब भी लूंगा आवश्यक सूचना बना के आपको बता दूंगा, ठीक है ना, है ना? तो देखो इसी तरह से एक हाइड्रोजन है, इसकी शादी ऑक्सीजन के साथ करा दिया तो H2O बन गया, जल बन गया, संयोग हो गया इन दोनों का। तो आप देखेंगे भैया हाइड्रोजन ऑक्सीजन शादी से पहले कैसे थे, शादी के बाद कैसे हो गए, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक संयोग के नियम में क्या पढ़ेंगे भैया? रासायनिक जो यौगिक बनता है वह कैसे बनता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, है ना? तो भैया देखो, रासायनिक संयोग के नियम की बात करें तो यह 5 प्रकार का नियम होता है। रासायनिक संयोग का नियम 5 प्रकार का होता है। कौन कौन रासायनिक संयोग का नियम होता है? पहला नियम होता है रासायनिक संयोग का द्रव्य द्रव्य अविनाशिता का नियम, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, है ना, ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम होता है प्यारे बच्चों, क्या? दूसरा नियम होता है स्थिर अनुपात का नियम, है ना भाई? शादी, इन तत्वों के बीच जो शादी होती है 5 नियमों से होता है। कितने? 5 नियम से, है ना? स्थिर अनुपात अनुपात का नियम, ये दूसरा नियम होता है। तीसरा नियम होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है तीसरा नियम? गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। चौथा नियम होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है चौथा नियम? ग्ले-लुसाक का नियम, ग्ले-लुसाक का नियम, ये चौथा नियम होता है। पांचवा नियम होता है अवोगाद्रो का नियम,
गाद्रो का नियम। तो भैया कोई भी दो तत्व अगर संयोग करते हैं कोई भी रासायनिक अपक्रिया बनाने के लिए, है ना, एक तरह से भाई शादी ही करते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ शादी किया तो H2O 2H2O बनाया, एक तरह से संयोग ही किया। तो संयोग जो करता है यह 5 नियमों पे करता है। पहला नियम क्या? द्रव्य का अविनाशिता का नियम। दूसरा नियम क्या? स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम गुणित अनुपात का नियम। चौथा नियम ग्ले-लुसाक का नियम। और पांचवा नियम अवोगाद्रो का नियम। इन 5 नियमों से सब लोग जुड़कर शादी करते हैं, है ना। अब एक एक नियम के बारे में पढ़ेंगे भैया, है ना, कि भैया इन इन नियमों में क्या होता है। और आज के क्लास में हम लोग ये 2 नियम के बारे में पढ़ेंगे, बाकी 3 नियम अगले क्लास में पढ़ेंगे, गुणित अनुपात, ग्ले-लुसाक और अवोगाद्रो का नियम, ठीक है, ये अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भैया शुरू करते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले भैया द्रव्य संरक्षण या द्रव्य के अविनाशिता का नियम पढ़ेंगे। द्रव्य संरक्षण या फिर द्रव के अविनाशिता का नियम, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इंग्लिश में इसे बोला जाता है लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, या फिर ये आपके इंग्लिश में इसे बोला जाता है, ठीक है। तो लो भैया सबसे पहली बात, यह जो नियम किसने दिया था? यह नियम एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक थे लेवोसिए, लेवोसिए नामक वैज्ञानिक द्वारा, लेओसिए नामक वैज्ञानिक द्वारा इस नियम को 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में दिया गया। लेओसिए नामक वैज्ञानिक द्वारा इस नियम को कब दिया गया? 1789 ईस्वी में यह नियम दिया गया। अच्छा इसका नाम क्या है? लेवासियो का मतलब समझ रहे हो? लेवासियो, लेवा मतलब सोने वाला, सियो, यह वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था। लेवासियो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अच्छा मुझे जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि लेवासियो का नाम आपने इससे पहले हमारे मुंह से कभी सुना था? बताओ लेवासिए का नाम हमसे पहले, इससे पहले नाम सुना था आप लोगों ने? इसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया भी था। जो बच्चा बता लेगा उसका नाम मैं 3 बार लूंगा यहाँ पे। हाँ बताओ, इसके पहले मैं लेवोसिए के बारे में अच्छे तरीके से बताया हूं कि लेवोसिए केमिस्ट्री के क्या माने जाते हैं, बताओ। पहले लेक्चर में ही बताया हूं मैं। नो कर रहे हैं, क्लास में ध्यान से पढ़ोगे तब तो सुनोगे। गौरव मेहरा, अरे नो कर रहे हैं, पहले लेक्चर में ही बताया था मैंने। गॉडफादर पहले लेक्चर में बताया था, पहले लेक्चर में मैंने लेवोसिए के बारे में बताया था, लेवासिए के बारे में बताया था। कहाँ दिमाग होता है आप लोगों का? ना लो जालक, नो 11th का बैच है, बिल्कुल 11th का बैच है। अच्छा पहली बार क्लास में आ रहे हो। अच्छा नंदनी गुप्ता ने बताया, तो भैया ये केमिस्ट्री के ग्रैंड फादर होते हैं, है ना, केमिस्ट्री के जनक इन्हें माना जाता है, रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। और इन्होंने सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। अच्छा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है बताओ? इस नियम के अनुसार द्रव्य को न ही नष्ट किया जा सकता है और न तो बनाया जा सकता है ना, है ना भाई। इस नियम के अनुसार, इनके अनुसार क्या, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार द्रव्य को नहीं नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है और नहीं उत्पन्न किया
जा सकता है ना। इस नियम के अनुसार क्या होता है, द्रव्य को नहीं नष्ट किया जा सकता है और नहीं उत्पन्न किया जा सकता है ना। भाई साहब, द्रव्य को नहीं नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार यह होता है भैया कि द्रव्य को न नष्ट किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता। इसका मतलब कि भैया जो यहां पे बन रहा था H2 + O2 = 2H2O, इन दोनों का जो योग होगा इसके बराबर होगा, क्योंकि भैया न तो भले ही H2 और O2 का योग करके हमने जल बना दिया, लेकिन भैया इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा योग में। जैसे इन दोनों के शादी करके भले ही एक कमरे में बंद कर दिया, एक शादी करा दिया इन लोगों का, लेकिन इन लोगों के व्यवहार में, इन लोगों के द्रव्य में, इन लोगों के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये पहले 25 किलो की रही होगी, ये 50 किलो का रहा होगा, तो भैया शादी होने के बाद ये दोनों 25, 50, 75 किलो के हो गए होंगे, है ना। 75 किलो के हो गए होंगे, 25 + 50 75 किलो के हो गए होंगे। यानी इनके द्रव्य पर कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना। द्रव्य नष्ट नहीं होगा, नहीं तो द्रव्य बढ़ेगा न द्रव्य घटेगा, द्रव्य पे कोई प्रभाव नहीं होगा। इस नियम के अनुसार यह कह रहा है। इस नियम के अनुसार क्या कहोगे आप सभी लोग कि अभिक्रिया के पूर्व द्रव्यमान, अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान दोनों बराबर होगा। इसके अनुसार क्या, अभिक्रिया के पूर्व द्रव्यमान जो होता है यह बराबर होगा अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के। अभिक्रिया के पूर्व यानी अभिक्रिया से पहले जो द्रव्यमान था वह अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान होगा वो दोनों बराबर होगा। मतलब शादी से पहले जो जितना किलो के थे दोनों, शादी के बाद उन दोनों का किलो बराबर होगा। यह नियम यह कहता भाई। और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहता हूं भाई, शादी के बाद बदल मत जाना। शादी से पहले जितना वेट के थे, जितना किलो के रहोगे, शादी के बाद भी उतना ही किलो के रहोगे। ये नहीं कि शादी के बाद तोंद फेंक दिए, है ना, इतने मोटे मोटे हो गए। एक गाना सुने हो ना, अब मैं गाना का तो सुनाने की बात यहाँ पे कर सुना नहीं सकता मैं, मुझे वैसे भी गाना गाने आता नहीं है, लेकिन सुने तो पक्का होगे, है ना। ये नहीं शादी के बाद भाई खाना पीना अच्छा से मिलने लगा और मोटे हो गए। नहीं भैया, शादी से पहले जो द्रव्यमान था, शादी के बाद द्रव्यमान दोनों बराबर होना चाहिए भाई। ये नियम ये बोलता है। मैंने बोला ना शादी के नियम से पढ़ोगे आप सभी लोग, है ना। पूरा शादी के बाद द्रव्यमान बदलना नहीं चाहिए आपका, है ना। इसी तरीके से कोई भी रासायनिक अपक्रिया होगा, अपक्रिया से पहले और अपक्रिया के बाद द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, है ना। बात समझ में आई क्या? यानी कि अगर हम यहां पे देखो ध्यान से सभी लोग, इस नियम के अनुसार यहां पे लगा रहे हैं, अगर हम A + B बना के C + D बना रहे हैं, तो भैया A + B का द्रव्यमान, इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा, इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा यह किसके बराबर होगा? इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा इनके बराबर, है ना। भैया शादी के बाद द्रव्यमान बदलना नहीं चाहिए। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के कारण किसी का द्रव्यमान बदलना नहीं चाहिए। यही नियम यह बोलता है भैया। जैसे आपके सामने मैं रिएक्शन लिखा था पहला ना, 2H2 + O2, इन दोनों की शादी हो गई और ये 2H2O बनाए हैं। ये दोनों क्या बनाए? 2H2O बनाए हैं। अब बताओ भैया, इन दोनों के द्रव्यमान में कोई अंतर आया है क्या? देखते हैं भैया। चलो देखो, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। और हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 4, 4 × 1 हाइड्रोजन कितना भैया? 4 है। ऑक्सीजन का कितना होता है भैया? 16 होता है। 16 × 2 कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो भैया, है ना, दोनों 32 4, ये 4, ये 4 और ये 32, दोनों जोड़ो कितना हो जाएगा? 36, है ना। अब इसको जोड़ते हैं। देखो H2 का कितना होता है बताओ? 1 होता है। 1 × 2 और ऑक्सीजन का 16, ये 2 हो गए भैया, है ना। इसके बाहर 2 का गुणा करना है ना। 2 का गुणा कर दिया, फिर 2 + 16 कितना हो जाएगा बताओ? 2 और 16, 2 18, 18 हो जाएगा। 18 दूनी 36। देखो भैया, अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के बराबर है।
मतलब कि यह नियम का फॉलो कर रहा है। और आपसे भी बोल रहा हूं द्रव्यमान बदलना नहीं चाहिए आपका भी, नहीं तो मेरी बात आपको याद आएगी भैया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना है ना। ये नहीं कि शादी होने के बाद 4 रोटी ज्यादा खाने लगे और द्रव्यमान बढ़ता गया मोटा हो गए, ऐसा काम नहीं है ना। देखो कोई भी रासायनिक अपक्रिया होगी यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी, मतलब द्रव्यमान से पहले, अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, है ना। और इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। बदलेगा नहीं ना द्रव्यमान भाई, आप लोगों का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, बताओ। द्रव्यमान नहीं ना बदलेगा, किसी का द्रव्यमान नहीं ना बदलेगा, बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कोई भी रासायनिक अपक्रिया का अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान दोनों बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान किसी का बदलना नहीं चाहिए, किसी का द्रव्यमान नहीं बदलना चाहिए। द्रव्यमान बदलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तब यह जो है लेओसिए, जो लेवासिए हैं आपका साइंटिस्ट, उनकी कहानी खराब हो जाएगी, है ना, उनका कहानी खत्म हो जाएगी भाई। द्रव्यमान बदलना नहीं चाहिए भाई, अभिक्रिया से पहले अभिक्रिया के बाद, शादी से पहले का द्रव्यमान शादी के बाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, है ना। चलो भैया देखो, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं भैया। ये क्वेश्चन जो है, हम तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं रखा है, हमने यहाँ पे ऑप्शन नहीं रखा, लेकिन यह क्वेश्चन जो है, आप जैसे अगर विद्यार्थी करने लगे तो समझ लेना आपका रास्ता जो है नीट के लिए, आपका रास्ता जेई के लिए खुल चुका है, क्योंकि ये सब वहीं से क्वेश्चन में लेकर आया हूं। ऑप्शन नहीं रखा क्योंकि आप डर जाओगे, और मैं आपकी तैयारी उस लेवल की करा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। बस शुरुआत में मजाक के साथ में सीखेंगे, एकदम आपको पता नहीं चलेगा, आप सीख जाओगे चीजें। बस साथ बने रहना, साथ चलेंगे तो जीतेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि साथ चलेंगे तो पक्का जीतेंगे हम लोग इस बार, है ना। चलो जी, अच्छा जी आगे चलते हैं। चलो जी ये क्वेश्चन करते हैं, करो। क्या कह रहा है? कह रहा है भैया 12 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। लो जी, कैल्शियम कार्बोनेट को लिखते हैं CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अरे भाई चूना, अरे कोई सुरती खैनी वाला आदमी नहीं है क्या? यही तो होता है चूना, है ना। 12 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। 12 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। इसको गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, ठीक है। तो ये क्या बनाता है आपको पता है, क्या क्या बनाएगा, है ना। क्या क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, है ना। अब भैया कह रहा है भाई कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम है भैया, बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम है? 12 ग्राम है, ठीक है ना। ये 12 ग्राम है ना, ये 12 ग्राम क्वेश्चन में दिया है, और अंतिम में इतना ग्राम पाया जाता है ना। अंतिम में ये जो है भैया 6.72 ग्राम पाया जाता है भैया। तो इसका ग्राम पता करना है, तो इसका ग्राम x मान लो, नहीं पता तो इसका x मान लो, तो पक्का जीतेंगे, टेंशन नहीं लेना है। साथ चलेंगे तो पक्का जीतेंगे, इतना पूरा विश्वास है हम लोग, है ना। मां सरस्वती साथ में रहेंगी। चलो जी बताओ, कर लोगे क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन कह रहा भैया ये 12 ग्राम लिए थे, शादी से पहले 12 ग्राम था, गर्म किया, ये 2 भाग में टूट गया, है ना, तो अलग अलग हो गया। अब क्रिया से पहले इसका 12 ग्राम था, अब क्रिया के बाद CaO, कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी तो इसकी मात्रा नहीं पता तो x लिख लेते हैं। इसकी मात्रा पता है 6.72, तो इसकी मात्रा मैंने 6.72 रख दिया। अब बताओ यहां पे कैसे बताओगे? x का मान बता दो, हो जाएगा। आपको पता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या होगा? 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.72 प्लस x के बराबर होगा। दोनों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान से बराबर होना चाहिए। तो यहां से 12 में से अगर 6.72 घटा दो तो यहां पे x का मान आ जाएगा। कितना आएगा बताओ, कितना आएगा x का मान? बोलो, घटा के बताओ मुझे, जरा घटा के मुझे बताओ। 5.28 ग्राम आएगा, बिल्कुल 5.28 ग्राम आएगा x का मान। कितना आएगा? 5.28
ग्राम आएगा। कितना आएगा? 5.28 ग्राम आएगा। बोलो 5.28 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा? फाइव पॉइंट टू एट ग्राम आएगा। हाँ, बस आपका क्वेश्चन बन गया, आपका क्वेश्चन बन गया। मैंने बोला ना, साथ चलेंगे तो जीतेंगे, और पक्का जीतेंगे भैया, मेहनत करोगे तो। ऐसे प्रश्न ही जेईई में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलो जी, अगला देखते हैं। ये भी क्वेश्चन है। अब ये तो कह रहा है कि सिद्ध करना है कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, पूर्ति करता है ना? ठीक है, ये क्या क्वेश्चन कर रहा है? 5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है बताओ? सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है ना, NaHCO3। ये 5 ग्राम हो जाएगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का 5.2 ग्राम है। ठीक है, ग्राम। ठीक है भैया, है ना? और ये 12 ग्राम एसिटिक अम्ल के साथ प्लस CH3COOH, इसका द्रव्यमान कितना? 12 ग्राम। 12 ग्राम के साथ विलयन में डाला जाता है। तो यहां पे क्या बनता है भैया? यहां पे बनता है 3.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है ना? इसमें क्रिया करके क्या बता रहा है? चलो भैया, CO2 मुक्त हो रहा है कितना? 3.2 ग्राम। ये CO2 मुक्त होता है, 3.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। साथ में शेष का द्रव्यमान जो है 14 ग्राम है। तो ये रिएक्शन अगर आपको मान लो शेष में X बन रहा है ना, शेष में मान लो यहां पे X बन रहा है, X का द्रव्यमान क्या है? 14 ग्राम है। तो आपको यह बताना है कि यह भैया द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करती है। यह आपको बताना है। पुष्टि करने का मतलब इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ो, इन दोनों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। लो जी, जोड़ के देखते हैं। चलो जोड़ के देखते हैं। 12 प्लस 5.2 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 12 5 17.2 आ जाएगा। चलो जी, इसको इन दोनों को जोड़ते हैं। 3.2 प्लस 14 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 14 3 17.2 हो जाएगा। तो इन दोनों का द्रव्यमान क्या है मेरे प्यारे बच्चे? बराबर है। मतलब यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। बोलो, हो जाएगा? कर लोगे अच्छे से? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अरे बताओ ना भाई। बोलो, है ना? दोनों बराबर हैं तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। बस हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? कर लोगे? बोलो, कर लोगे? हाँ या ना बताओ। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, कर लेंगे। ओके, कर लेंगे। बहुत आसान है। तो भैया शादी से आपने सीख लिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब अगले नियम की ओर चलने वाले हम लोग। अगला नियम है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। देखो भैया, आपको मैं एक बात बता रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चलो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं भैया स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, जिसे लॉ ऑफ कांस्टेंट डिफाइंड प्रोपोर्शन कहते हैं। यह क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे भैया ये नियम किसने दिया था। तो यह नियम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे एल प्राउस्ट। प्राउस्ट नाम था। इन्होंने यह नियम दिया था। कब दिया था? 1799 ईस्वी में इन्होंने यह नियम दिया था। 1799 ईस्वी में इन्होंने यह नियम दिया था, जे.एल. प्राउस्ट, है ना? जे.एल. प्राउस्ट यह नियम 1799 ईस्वी में उन्होंने दिया था।
अब उन्होंने क्या बताया था, बताओ उन्होंने क्या बताया था। तो ये बताने से पहले फिर हम शादी पे आते हैं। देखो भैया एक चीज है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया जो शादी से पहले जैसे होते हैं वो शादी के बाद भी वैसे ही होते हैं। अरे इसका क्या मतलब, अगर कोई लड़की है भैया शादी से पहले 9 बजे उठ रही है सो के, तो शादी के बाद भी 9 बजे उठेगी, चाहे वो शादी करके अमेरिका चला जाए या शादी करके वो कहाँ चला जाए, बताओ शादी करके वो कहाँ चला जाए, पाकिस्तान चला जाए या शादी करके बांग्लादेश चला जाए या अफगानिस्तान चला जाए या पाताल लोक चला जाए, कहीं पे भी चला जाए भैया, अगर पहले 10 बजे उठ रही थी तो बाद में भी 10 बजे उठेगी। अगर शादी से पहले वो लड़की झूठ बोल रही थी, जो कि लड़कियों का काम होता है झूठ बोलना, शादी के बाद भी बोलेंगे, है ना। तो शादी से पहले चाहे जो भी हो, है ना, हमेशा उनका अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। उसी तरीके से ये स्थिर अनुपात का नियम है। इस नियम के अनुसार क्या है, प्रत्येक पदार्थ चाहे वह किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, है ना, प्रत्येक पदार्थ चाहे वह किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए या प्राप्त किया जाए, उसका द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है ना। लिखते हैं भैया क्या, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ चाहे वह किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, प्रत्येक पदार्थ चाहे वो किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए या फिर प्राप्त किया जाए, है ना। द्रव्यमान, तत्वों के द्रव्यमान क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है। तत्वों के द्रव्यमान क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, संयुक्त होता है, संयुक्त होता है। एक निश्चित अनुपात में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, संयुक्त होता है, चाहे जैसे किसी भी विधि द्वारा उसे बनाया जाए। अब चलो भैया हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। देख लो भैया हम H2O की बात कर रहे हैं। H2O, एक H2O मतलब जल होता है, और ये जल हम 3 लोगों के घर गए, इसमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि डॉक्टर बन गए, और उनके घर हम गए भाई मिलने के लिए। भैया कक्षा 11 में हम ही ने पढ़ाया था, आज आप डॉक्टर हो तो मेरा भी कुछ मुझ योगदान है, तो भैया चलो मुझे पानी पिलाओ। तो इसमें से मान लो एक अमन नाम का बच्चा है, अमन के घर गया मैंने पानी लेने के लिए, तो अमन मुझे जो H2O दिया, है ना, इसके बाद कौन सा बच्चा पानी दियागा मुझे बताओ। अमन के बाद आदित्य मान लो, आदित्य मुझे पानी दे दिए, आदित्य, है ना, आदित्य ने पानी दिया मुझे, तो ये भी H2O दिया, है ना। आदित्य के बाद हम वहां से आदित्य के घर से चल रहे थे, तो बीच में एक समोसे की दुकान पड़ा, तो समोसा भी खाया, समोसा के साथ में पानी भी पिया, तो समोसे वाले का पानी, इन सभी का पानी मैंने लिया, उसका भी H2O अनुपात था। इन सभी का पानी लिया, सभी का पानी ले लिया, सभी का पानी मैंने लिया और पानी पिया, ठीक है। फिर उसका मैंने अनुपात निकालने की कोशिश किया। लो जी अनुपात निकालते हैं भैया। ये देखो, ये जो पानी है इसमें हाइड्रोजन 1/2 में है, प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकाल रहे हैं। चलो यहां पे निकालते हैं, चलो इनका हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकाल रहे हैं, देखो, है ना। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है भैया, बोलो। ये अमन के घर हाइड्रोजन कितना था बताओ, 2 हाइड्रोजन 2×1 और ऑक्सीजन 16। अनुपात देखोगे तो 1:8 का अनुपात है। उसी तरीके से आदित्य के घर गया, तो आदित्य घर जो जल था उसका भी अनुपात भैया ये 1:8 रहेगा, क्योंकि भैया यहाँ पे भी 2×1 हो जाएगा,
और यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो यहाँ से काटोगे तो क्या 1:8 आ जाएगा। इसी प्रकार से समोसे वाले का पानी जब मैंने पिया तो उसका भी अनुपात देखो, लो जी इसका अनुपात निकालते हैं। 2 × 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, मैंने आपको बताया था, और ऑक्सीजन का 16 होता है। इनके बीच का अनुपात निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालोगे? देखो ये 2 से 16 कट जाए 1 और यहाँ पे 8 बचेगा, 1:8। तो सभी का अनुपात 1:8 है। तो मेरे प्यारे बच्चे सभी का अनुपात 1:8, मतलब वही बात ना, आप कहीं का भी पानी ले लो, आप समुद्र का पानी ले लो, आप चंद्रमा पे से जाके अगर पानी मिले तो वहां ले लेना, अगर आप पाकिस्तान का पानी ले लो, आप अफगानिस्तान का पानी ले लो, आप अमेरिका का पानी ले लो, सबका अनुपात हमेशा हमेशा क्या पाओगे? 1/8 ही रहेगा। जैसे कोई भी लड़की हो, सबका काम क्या होता है? झूठ बोलना, झूठ बोलना, तो झूठ ही बोलते हैं, है ना। सबका अनुपात क्या होता? हमेशा भैया 1:8 ही होगा, है ना। ये बात आपको समझ में आई? बताओ, ये बात समझ में आई? आप कहीं का भी जल ले लो, सबका अनुपात हमेशा क्या रहेगा? 1:8 रहेगा। कहीं किसी का भी जल ले लो, है ना। अब यही नहीं, अगर और एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो और दिखाता हूं एग्जाम्पल। देखो 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 भैया, CaCO3, इससे हम लोग क्रिया करा के CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया मैंने, है ना। और ये CH4 की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा के जला के हमने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस 2 CO2 प्लस 2H2O बनाया, ठीक है। इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से भाई कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा के हमने CO2 गैस बनाया। तो मेरे भाई जितना भी CO2 गैस है इसका अनुपात पता कर लो। चलो पता करते हैं। देखो कार्बन का और ऑक्सीजन का अनुपात पता करते हैं। यहां पे देखो भैया कार्बन क्या है? 12 होता है कार्बन का, ऑक्सीजन का 16 × 2 32, तो 12 और यहाँ पे 32, है ना, ये अनुपात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 16 दूनी 32, है ना, 16 दूनी 32, है ना। तो अगर 3 से काटो, नहीं 3 से नहीं कटेगा, तो कैसे कटेगा? 2 छक्का 12 और 16 दूनी 32, 2 तिहाई 6, 8 दूनी 16, है ना, यही आएगा। बोलो क्या आएगा? चलो 12 संबंधित अनुपात यही रहने दो, आप यहां पे अनुपात यही रहने दो। क्या 12:32 का अनुपात है। अगर इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड को देखो आप, इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड को देखो आप, तो इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड में देखो कार्बन का 12 होगा और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा बताओ? 16 × 2, यानी इसका भी 12:32 हो जाएगा। अगर इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड को देखोगे तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 16 × 2, अनुपात निकालो तो 12 × 32, 12:32 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? बोलो। ये सभी का अनुपात 12:32 आ रहा है। इसका मतलब मैंने जो ये स्थिर अनुपात का नियम बताया कि भैया कोई भी तत्व हो, आप किसी भी विधि द्वारा बना लो। देखो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने 3 विधि द्वारा बनाया। एक तो मेथेन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा के बनाया, यहाँ पे कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके बनाया, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया करा के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। हर एक विधि में क्या हुआ यहाँ पे भैया? सब में देखो अनुपात 12:32, 12:32, 12:32 रहा। अनुपात हमेशा हमेशा बराबर रहा, है ना। बताओ, तो सभी का अनुपात बराबर रहा, तो यह नियम क्या कहलाता है? स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। इस नियम को किसने दिया था? जेएल प्राउस्ट ने दिया था। कब दिया था? 1799 दिया था। इस नियम के अनुसार क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ चाहे वह किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, प्राप्त हो जाए, किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए या प्राप्त किया जाए, तत्वों का जो द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहता है, वह अनुपात मैंने आपके सामने दिखा दिया। बोलो जी, सभी को समझ में आया यह बात? हाँ या ना? एक बार सभी लोग कमेंट करो, उसके बाद हम आपको होमवर्क देते हैं, फिर आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं।
बोलो। बोलो भाई। चांदनी सिंह, मोहम्मद फैज, सैफ, फटाफट बताओ। प्रकाश पंडित, विनीत, रोहित कुमार, जूली कुशवाहा। हाँ जी, सभी को क्लियर है, बिल्कुल। धीरज मौर्य, बिल्कुल बढ़िया है, सभी को अच्छा, अच्छी बात है, बढ़िया है जी, चलो अच्छी बात है। अब होमवर्क की बात करते हैं। ये आज का होमवर्क है। अच्छा, आप लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा है क्योंकि आप लोग होमवर्क कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते, आप लोग क्लास को अच्छे से नोट्स नहीं बना रहे हो, होमवर्क भी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ी गलती है आप लोगों का। चलो, होमवर्क क्या है आपको, N2 प्लस 3H2 है ना, गिव्स आउट 2NH3। यह अभिक्रिया आपको बताना है कि भैया यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा या नहीं, है ना। यह रासायनिक अपक्रिया के बारे में आपको आज का होमवर्क यह बताना है, ठीक है। चलो जी, तो आज के क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और ये क्लास आपके आधार बैच के अंतर्गत हो रही है, जो कि एकदम फ्री है। इसमें डेली लाइव क्लास चल रही है, उसका PDF नोट्स दिया जा रहा है। सर नोट्स कहाँ पे दिया जा रहा है? अच्छा, इसमें ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, पढ़ लो एक चैप्टर, उसका टेस्ट भी रखते हैं हम लोग, फिर डाउट ग्रुप भी आपका बनेगा, है ना। और ये सब चीजें आपका अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर हो रहा है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से भैया? गूगल प्ले स्टोर से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड कर लो, है ना। ऐसा ऐप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करोगे तो खुलेगा, रजिस्ट्रेशन कर लेना, रजिस्ट्रेशन करोगे तो ऐसा खुल जाएगा ऐप। इस फ्री कोर्स में जाना तो यहाँ पे आपको खोजना है आधार बैच। ये आपका आधार बैच है जो कि 2024-25 के लिए चल रहा है। इसमें आपको पूरी क्लासेस का PDF, जितना अभी तक क्लास हुई है, क्लास भी मिल जाएगा, क्लास के बगल में उसका PDF भी मिल जाएगा। तो इससे आपको तैयारी करना एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी ये क्लास जैसे ही कंप्लीट होती है, इसका PDF मैं वहां पे ऐड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, है ना। तो आप लोग जिसको भी टॉपर बनना है, जिसको भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मैंने बोला ना, साथ चलेंगे तो पक्का जीतेंगे, है ना। तो साथ चलेंगे तो जीतेंगे भाई, है ना। आप इस ऐप पर जाके, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे जाकर इसको डाउनलोड कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। वहां पे एकदम फ्री में पूरी तैयारी कराई जा रही, कक्षा 11 का तैयारी भी करो, साथ में अपने सभी दोस्तों को भी बताओ, जो भी आप लोगों के दोस्त हैं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, है ना, जो आपके क्लास व्लास में रहते हैं, सभी को कल बता के लेके आना, है ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती, ठीक है।